Hello everyone, welcome to the channel all about anthropology. Hope you all are doing great. So आज जिन फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हम लोग पढ़ेंगे वो है कोरा एलिस डुबोय. ओके, इनको हम पढ़ते हैं कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल में. और मार्गरेट मीड और रुथ बेनेडिक्ट के बाद ये तीसरी फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल से बिलोंग करती है. ठीक है. सो मार्गरेट मीड ने कहा था कि जो कल्चर है वो डिटरमाइन करता है कि वहाँ के लोगों की पर्सनालिटी कैसी होगी. रुथ बेनेडिक्ट ने कहा था कि पर्सनालिटी डिटरमाइन करती है कि उस जगह का कल्चर कैसे होगा. बट कोरा डुबोय जो थी ये इनके मेंटर थे रुथ बेनेडिक्ट, और रुथ बेनेडिक्ट कहते थे कि कल्चर और पर्सनालिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं. ठीक है. सो आज हम लोग पढ़ेंगे कोरा डुबोय के बारे में. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं. सो कोरा डुबोय का बर्थ हुआ था ऑन 26 अक्टूबर 1903 को न्यूयॉर्क सिटी में. ये भी एक अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. सो आप एक चीज़ तो अपने दिमाग में रखिए कि कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल के ज़्यादातर जितने भी थिंकर्स इसके अंदर हम पढ़ते हैं वो ज़्यादातर कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से. ठीक, ये चीज़ कॉमन है इनमें. ठीक. ओके. सो ये कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल से बिलोंग करती हैं. कभी कोई बहुत देखिए कई जगह आप पढ़ेंगे आपको कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल समटाइम्स कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी लिखा रहेगा, कहीं कहीं अलग लिखा रहेगा. ठीक है. सो कोई वैसे डिफरेंस नहीं है. सो कल्चर एंड पर्सनालिटी और साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करती हैं ये. इनकी जो डॉक्टोरल थीसिस थी वो थी गर्ल्स एडोलसेंस ऑब्जर्वेशन इन नॉर्थ अमेरिका. ठीक. सो अपनी डॉक्टोरल थीसिस में इन्होंने जो ये गर्ल्स एडोलसेंस ऑब्जर्वेशन इन नॉर्थ अमेरिका थी इसमें इन्होंने बेसिकली कवर किया था टॉपिक ऑफ प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुअल कस्टम. किसी सोसाइटी में जो मेंस्ट्रुअल कस्टम होते हैं उस बारे में. ठीक है, इन्होंने बात की थी अपनी इस थीसिस में. ठीक. आगे चलते हैं. इनके जो मेंटर थे जैसे मैंने बताया आपको कि इनके मेंटर जो थे वो अब्राहम गार्डिनर थे. अब्राहम गार्डिनर इनके कोलैबोरेटर थे, इनके साथ इन्होंने काम भी किया था और इनको मेंटरशिप भी दी थी. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. सो पहले इनका मेन एरिया ऑफ वर्क देखते हैं कि किन किन एरिया में इन्होंने काम किया था. तो पहला इन्होंने स्टडी किया था रिलेशनशिप बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकेट्री, कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है. इसी वजह से इनको हम साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल पढ़ते हैं कि पर्सनालिटी, किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के ऊपर उसकी साइकोलॉजी का कितना इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. उसके बाद इन्होंने स्टडी की थी प्यूबर्टी एंड मैरिज प्रिपरेशन सेरेमनीज फॉर गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स के लिए जब वो प्यूबर्टी स्टेज में आती हैं या फिर वो जब मैरिज उनकी होने वाली होती है तो किसी सोसाइटी में क्या क्या सेरेमनीज होती है. फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि इन्होंने टोलोवा पीपल की स्टडी की और उसमें इन्होंने बताया कि जब टोलोवा पीपल में जब गर्ल्स जो है प्यूबर्टी एज में आती हैं तो उनके जो नज़ल सेप्टम होते हैं, ये जो नेजल सेप्टम होते हैं हमारे यहाँ पे यहाँ पे प्रीचिंग करा दी जाती है, इनको कुछ पहना दिया जाता है. सो ये सब चीज़ें इन्होंने इसमें स्टडी करके बताई थी कि जो प्यूबर्टी और मैरिज प्रिपरेशन के टाइम जो सेरेमनीज होती हैं टोलोवा पीपल में वो उसकी स्टडी इन्होंने की. इसके साथ ही साथ इन्होंने विंटू इंडियंस की स्टडी की थी. ठीक. और इसमें इन्होंने सैल्वेज एथनोग्राफी मेथड का यूज़ किया था. ठीक है. सैल्वेज एथनोग्राफी क्या होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर आपको नहीं पता है तो वो भी बताएं, मैं आपको एक एंथ्रोपोलॉजी इन 1 मिनट में इसको समझा दूंगी. ठीक. सो इन्होंने यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि इन्होंने टोलोवा पीपल पे काम किया और विंटू इंडियंस पे काम किया. थी आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये पूछा जा सकता है कि किसने टोलोवा पीपल और विंटू इंडियंस पे काम किया, बिकॉज अभी तक ये क्वेश्चन कोरा डुबोय से आया नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है ये भी एक्टिव थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड. ज़्यादातर जो कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल के जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम एक्टिव थे और इन्होंने भी OSS की तरह काम किया. इन्होंने श्रीलंका में काम किया. ठीक है. श्रीलंका में इनको भेजा गया था स्टडी के लिए, तो इन्होंने श्रीलंका में काम किया. ठीक. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और साथ ही साथ इन्होंने फील्ड वर्क कंडक्ट किया था भुवनेश्वर में जिसको टेम्पल सिटी भी बोलते हैं. जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है कोरा डुबोय का वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल पर्सनालिटी. मॉडल पर्सनालिटी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट देती हैं. ये वर्क करती है अमंग द एबोई पीपल ऑफ एलोर के एबोई पीपल में काम करती हैं जो कि ईस्टर्न इंडोनेशिया का पार्ट था. यहाँ पर ये नियरली 18 मंथ्स तक रहती हैं. ओके. 18 मंथ्स तक ये यहाँ पर रहती हैं. और उसके साथ ही साथ ये यहाँ पर डेटा कलेक्ट करने के लिए साइको एनालिटिकल, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल और कल्चर पर्सनालिटी स्कूल से बिलोंग करती है, प्लस एथनोग्राफिक मेथड का यूज़ करती हैं. और इसमें इन्होंने जिस साइको एनालिटिकल मेथड को यूज़ करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कई किए वहाँ के लोगों के ऊपर. एग्जाम्पल है इंक बूट टेस्ट किया, टैट किया जिसको थेमेटिक
एप्रिसेप्शन टेस्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, टैट टेस्ट क्या होता है, अगर आप में से किसी ने कभी एसएसबी का इंटरव्यू दिया हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी और मान लीजिए उस पिक्चर में ऐसे मान लीजिए बर्ड्स हैं और ये माउंटेन्स बने हुए हैं, यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, यहाँ पर एक हट बना हुआ है। मैं आपको ऐसी एक पिक्चर दे दूँ और मैं कहूँगी आपको इस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उसको आप क्या करिए, राइट करिए। ठीक है, तो यही टैट है। ठीक है, तो इन्होंने भी टैट के थ्रू स्टडी की वहाँ के लोगों की, वहाँ के मतलब बच्चों को दिया और कहा कि आप इससे जो भी देख रहे हो, आपको इस पिक्चर में जो कुछ भी समझ में आ रहा है आप इसको लिखो। और उसके बाद उन्होंने इसकी स्टडी की उस बेसिस पे, ठीक है, जानने की कोशिश की कि इनकी थिंकिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, कैसा सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में थिंकिंग है, इन सब चीज़। इसके साथ साथ इन्होंने एथनोग्राफिक मेथड के लिए ओरल लिटरेचर वहाँ के लोगों का सुना, लाइफ हिस्ट्रीज ली, ऑब्जर्वेशन किए, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यूज़ की। और उसके बाद ये एक अपना कॉन्सेप्ट देती हैं और साथ ही साथ इसके लिए इन्होंने एक चीज़ और की थी कि इन्होंने जो भी डेटा इनको मिला उस डेटा को इन्होंने पार्ट वाइज तीन अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को दिया। और उसकी जैसे इन्होंने लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डेटा थे उसको इन्होंने अब्राहम गार्डिनर को दिया। एक चीज़ हमें अपने दिमाग में रखना है, हम लोग अब्राहम गार्डिनर को कल्चर पर्सनालिटी स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग सोचते हैं ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं, एक साइकेट्रिस्ट थे। सो इन्होंने जो ये लाइफ हिस्ट्री थी लोगों की, इसको इन्होंने अब्राहम गार्डिनर को दिया। ऐसे इन्होंने शिमिट को जो है ऑब्जर्वेशन आई थिंक मेथड दिया। तो अलग अलग इन्होंने इंडिविजुअल को अपने डेटा को दिया और उनसे कहा कि उनको कोई भी उसका बैकग्राउंड नहीं बताया और कहा कि आप इस डेटा को एनालाइज करो और अपने रिजल्ट पे आओ। और फाइनली जो इनको आउटपुट मिलता है, उसका जो आउटकम मिलता है, जो कंक्लूजन मिलता है, उस पर ये अपनी थ्योरी देती है मॉडल पर्सनालिटी स्ट्रक्चर की। और ये कहती हैं, इसको डिफाइन कैसे करती है मॉडर्न पर्सनालिटी को, ये कहती है द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग पर्सनालिटी ट्रेट फाउंड विद इन अ सोसाइटी, नॉट नेसेसरी कॉमन टू ऑल मेंबर। मतलब क्या है इसका, कि ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट, ऐसी पर्सनालिटी का करेक्टर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पाई जा रही है विद इन अ सोसाइटी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर मेंबर में कॉमन हो, कि हर मेंबर में पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि इंडियन पीपल जो है वो बहुत ऑनेस्ट हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी होती है, बहुत ऑनेस्ट पीपल होते हैं, ठीक। सो ये क्या है, अगर इसको मॉडल पर्सनालिटी की तरह से देखा जाए तो अगर इसको एक कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट है जो सारे इंडियंस में पाया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको क्या करो कि हर इंडियन पे लागू कर दो, ठीक है। मतलब नॉट नेसेसरी कॉमन टू ऑल मेंबर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितने मेंबर है इंडिया के कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब कोई ऑनेस्ट ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक लार्ज उस पर देखोगे तो कहा जा रहा है कि हाँ, ऐसा ट्रेट जो ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि एग्जाम्पल है बिहार का, ठीक है, बिहार का एग्जाम्पल है, हम लोग कहते हैं बिहार के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक, कहते हैं ना हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये मॉडल पर्सनालिटी की हम लोग कह रहे हैं कि जो हम ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग पर्सनालिटी का ट्रेट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हम देख रहे हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। एक सोसाइटी के अंदर एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट जो ज़्यादातर लोगों में पाया जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी में पाया जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं, मैं कह रही हूँ बिहार के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ये उनके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जितने भी लोग हैं बिहार में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो लेजी हो ना, ठीक है, कि हर कोई हार्ड वर्किंग हो। कोई ऐसा नहीं है कि जो जिसके अंदर थोड़ी आलस हो, जिसके अंदर ये कहता हो करे यार नहीं मैं मेहनत नहीं करूँ, हो सकता है वहाँ के लोग ऐसे हों जो कहते हो कि जो हार्ड वर्किंग ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि उन्होंने कहा कि मॉडल पर्सनालिटी क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग पर्सनालिटी ट्रेट है जो कि किसी सोसाइटी में पाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कॉमन टू ऑल मेंबर्स हो, मतलब वहाँ के सारे लोगों के अंदर वो चीज़ पाई जाए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। सो ये चीज़ इन्होंने कहाँ पे स्टडी की, एब्यू पीपल ऑफ एलोर में स्टडी की, जो कि ईस्टर्न इंडोनेशिया में पाया जाता है, और इसके लिए साइकोएनालिटिकल और एथनोग्राफिक मेथड यूज़ किया, ठीक। सो ये इनका मेन कॉन्सेप्ट था मॉडल पर्सनालिटी का, जो आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन में यूजीसी में ऐसे पूछे जाते हैं मॉडल पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, या फिर मैचिंग में आ जाता है कई बार मॉडल पर्सनालिटी, बेसिक पर्सनालिटी, ठीक है, कल्चर पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है, पर्सनालिटी कल्चर को, और उसमें मार्गरेट मीड, रुथ बेनेडिक्ट, अब्राहम गार्डिनर और कोरा डुबो, ये चारों लोग रहते हैं, मैच करने को आता है, ठीक। सो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए एक वर्क और हुआ, द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ द सोसाइटी। द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ द सोसाइटी, इसमें मेन जो राइटर थे अब्राहम गार्डिनर थे, और इनके साथ कोरा डुबोय और राल्फ लिंटन, इन तीनों ने 3 अलग अलग जगह स्टडी की। तो कोरा डुबोय ने सेलोर पे स्टडी की, कॉम्चे पे स्टडी, तो अमेरिकन रूरल कल्चर की स्टडी की, ठीक है। इन तीनों सोसाइटी पे इन तीनों लोगों ने स्टडी करने के बाद द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ द सोसाइटी लिखा, और इसमें इन्होंने बताया कि कैसे कितने तरह के पर्सनालिटी टाइप होते हैं बेस्ड ऑन द लाइफ एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे कितनी जो है पर्सनालिटी टाइप्स होंगी, ठीक है, कितने तरह की पर्सनालिटी टाइप्स होंगी। इसमें जैसे अगर हम कोरा डुबोय से एग्जांपल लें, क्योंकि उन्हीं को पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने एलोर पीपल की स्टडी करते वक्त जैसे बताया कि एलोर पीपल में क्या होता है कि जो मदर रहती हैं वो बहुत ही मतलब बेबी के होने के कुछ ही टाइम बाद से उनको घर पे छोड़ के, सिबलिंग्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ छोड़ के वो कहाँ चली जाती है, वो फील्ड पे काम करने चली जाती हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है बहुत यंग एज से ही अपनी माँ के बगैर रहता है, ठीक है, और इस वजह से उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाती, और इस वजह से बचपन से ही अपनी माँ से क्योंकि दूर रहने की वजह से उसके अंदर एनेक्सिटी, ठीक है, एंगर, इन सब चीज़ें उसके अंदर शुरू से ही आने लगती है। तो वही चीज़ इन लोगों ने इसमें स्टडी की, तो साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक। और इसमें इन्होंने बताया यही चीज़ कि पर्सनालिटी टाइप कैसे होती है बेस्ड ऑन द लाइफ एक्सपीरियंस, की लाइफ एक्सपीरियंस
जो अलग अलग लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उस तरह से कितनी तरह की जो है पर्सनालिटी पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताया थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोरा डुबोई की बुक, इसको डिस्कस करते हैं। सो इनकी जो पहली बुक 1931 में आई, विंटर मिथ। फिर उन्होंने जैसे मैं बताया विंटू पे काम किया था, विंटू एथनोग्राफी, सम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने स्टडी लिखा। द फेदर कल्ट ऑफ मिडिल कोलंबिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। उसके बाद द 1870 गोस्ट डांस। ठीक है, ये 1870 में बुक आई नहीं थी, ठीक है, 1939 में आई है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट में। और इसमें इन्होंने किसकी स्टडी की है? इसमें उन्होंने जो रिलीजियस रेवोल्यूशंस हुए हैं उसकी स्टडी की है, ऐसा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, घोस्ट डांस वगैरह नहीं है। और उसके बाद इन्होंने द पीपल ऑफ एलोर, जैसे अभी बढ़ा, ये तो इनका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, इसमें इन्होंने मॉडल पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट बुक दिस, ये जो पूछी जा चुकी एग्जाम में। ठीक है, सोशल फोर्सेस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, रिव्यू ऑफ द कलिंगा, देयर इंस्टीट्यूट एंड कस्टम लॉ। ठीक है, इस बुक की उन्होंने रिव्यू किया है, ठीक, लिखा नहीं है, रिव्यू किया है। ठीक, उसके बाद फिर फॉरेन स्टूडेंट एंड हायर एजुकेशन इन यूएस एंड रिव्यू ऑफ चाइनीज सोसाइटी इन थाईलैंड। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट बुक सही है। विंटू एथनोग्राफी भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्होंने विंटू ट्राइब पे काम किया है। उसके बाद फेदर और ये। ठीक है, तो ये और आप सारी याद रखिए, लेकिन इन पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बुक पूछी जा चुकी है। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बिकॉज आप जो भी कमेंट करते हो मुझे बहुत हेल्प करता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे डायरेक्शन दिखाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे के वीडियोस बनाने हैं। सो आप ज़रूर लिखा करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।